हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपांसन इन सॉलिड की बात की थी। स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे थर्मल एक्सपांसन इन लिक्विड। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्सपांसन्स इन लिक्विड। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपांसन की। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपांसन इन लिक्विड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक बीकर है या कोई बर्तन है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर कोई भी लिक्विड है स्टूडेंट्स। और जब आप इसको स्टूडेंट्स हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट एनर्जी। दिस इज द हीट एनर्जी, है ना। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है एक्चुअली, यहां पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आपको क्या दिखाई देता है। आप देखते हो कि थोड़ी देर में ये जो लिक्विड है जिसका लेवल यहां तक कहीं पर है, कुछ मिनट या कुछ सेकंड के आफ्टर ये लिक्विड का लेवल एक्चुअली यहां तक कहीं पर पहुंच जाता है। तो एक्चुअली ये इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 हो गया और ये हो जाता है उसका फाइनल वॉल्यूम, है ना, V2। इस तरीके से होता है। इनिशियल वॉल्यूम V1 होता है और कुछ टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर, इस मतलब ये बात मैं कर रहा हूं, ये टेम्परेचर है T2 पे और ये वाला टेम्परेचर है T1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि एक्चुअली आपको जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि जो लिक्विड का लेवल है या वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि लिक्विड और गैस में हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांसन की बात करेंगे। लीनियर और एरियल एक्सपांसन की बात लिक्विड और गैस में नहीं होने वाली है। इसके लिए मैं डायरेक्टली यहां पर वॉल्यूम एक्सपांसन की ही बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, यूजुअली हमें ऐसा ही दिखाई देता है, बट एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप हीट एनर्जी देते हो किसको? वेसल को। ये आपका वेसल है ना, बर्तन है वो जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपने किसी भी लिक्विड को रखा है। तो स्टूडेंट्स जब आप यहां से हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इस वेसल का भी एक्सपांसन होता है, लेकिन वो एक्सपांसन बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहां पर जो वेसल है उसका एक्सपांसन हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लिक्विड जो कि इस वेसल के अंदर रखा है उसका वॉल्यूम हमें दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आई थिंक आप समझ गए होंगे क्योंकि जो वॉल्यूम है उसका, जो वेसल है उसका भी एक्सपांसन हुआ है। तो एक्चुअली आप क्या लिखेंगे यहां पर? रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड is equal to apparent expansion of liquid, apparent expansion of liquid plus expansion in वेसल। इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। जो रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड होगा वो क्या होगा? अपेरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्लस एक्सपांसन इन वेसल। ठीक है, तो अपेरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड क्या है स्टूडेंट्स? अपेरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड है जो हमें हमारी आई से दिखाई देता है। जैसे कि एक छोटा सा बर्तन लीजिए और उसके अंदर आपने मिल्क रखा और आप उस मिल्क को गर्म करते हैं, तो आपको दिखाई देता है थोड़ी देर बाद मिल्क जो है वो उबाल मारने लग गया, वो मिल्क उस वेसल में से बाहर आने लग जाता है। तो हमें क्या दिखाई देता है कि वहां पर मिल्क का वॉल्यूम एक्सपांसन हुआ है, बट वेसल का एक्सपांसन आपको नहीं दिखाई देता। बट एक्चुअली क्या होता है कि वेसल का भी एक्सपांसन थोड़ा ही सही बट हुआ जरूर होता है। तो रियल एक्सपांसन ऑफ लिक्विड क्या होता है? अपेरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड। अपेरेंट एक्सपांसन ऑफ लिक्विड दैट मींस कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी नेक्ड आई से हम उसे देख पा रहे हैं, ठीक है, प्लस एक्सपांसन इन वेसल। तो इस तरीके से चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर यहां पर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप ऐसे समझो कि V नॉन एंड VT is the
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड ये जो गेमा आर है स्टूडेंट्स, गेमा आर, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बनता है आपको पता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली फॉर्मूला होता है गेमा आर इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, गेमा आर इक्वल टू Vt माइनस वी नॉन अपॉन वी नॉन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप इससे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहां से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि Vt इक्वल टू वी नॉन 1 प्लस गेमा आर डेल्टा टी, और गेमा आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स गेमा आर इक्वल टू, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, गेमा ए प्लस गेमा, इसको v लिख लीजिए स्टूडेंट्स, v, इसको आप कह दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, और गेमा v को आप लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इन वेसल। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड की स्टडी हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एक्सपांशन इन लिक्विड की बात हो रही हो और वाटर की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें वाटर का डिस्कशन करना ही होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मोस्टली सब्सटेंस क्या होते हैं, मोस्टली सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जब आप उन्हें हीट करोगे, उन्हें टेम्परेचर दोगे तो एक्सपांड होते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। मोस्टली सब्सटेंस एक्सपांड when heated। ठीक है, यही तो प्रोसेस होती है, बट वाटर में ऐसा नहीं होता। बट इन केस ऑफ वाटर टेम्परेचर इंक्रीज from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ वाटर, या आप ऐसे कह सकते हो वाटर इज कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात? देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, वाटर के केस में एक्चुअली ये होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, कहां से, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज कॉन्ट्रैक्ट। वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा होने लगता है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम होने लग जाता है, या आप कह सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉन्ट्रैक्ट, मॉलिक्यूल इज कॉन्ट्रैक्ट। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज एक्सपांड। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वाटर क्या होता है, एक्सपांड होता है। यानी कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम, मैं बात कर रहा हूं वाटर की, वॉल्यूम एट, या वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना,
वाटर का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होगा कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ वाटर is minimum at 4 डिग्री सेल्सियस and density is maximum, and density of water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंट बिहेवियर है वाटर का कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जब टेम्परेचर जाएगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इसका मतलब कि डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलती है आपको, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कंपेरेटिवली 4 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा सा ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। और वाटर के इस बिहेवियर के को दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर is called anomalous behavior, anomalous behavior of anomalous expansion of water, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं यहां पे, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, और वॉल्यूम के बिटवीन में, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लेता हूं मैं यहां पर वॉल्यूम कुछ है, ठीक है। जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम कुछ ऐसे कम होके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, और जो डेंसिटी होगी इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मिली है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम है कुछ यहां पर है, मान लेते हैं कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आप जाओगे तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 1000, है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर इसको आप सीजीएस यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर को, तो 1 ग्राम पर सीसी, और दिस इज द एसआई यूनिट। और ये भी कहां मिलता है स्टूडेंट्स? 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसे भी नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने वेरिएशंस इन डेंसिटी की बात की थी थोड़ी देर पहले। तो स्टूडेंट्स वहां पर हमने क्या देखा था? रो टी इक्वल टू रो नॉन 1 प्लस गेमा डेल्टा टी। ये है रो टी क्या स्टूडेंट्स? डेंसिटी, सॉरी यहां पर आई थिंक स्टूडेंट्स माइनस साइन आया था। रो टी क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड ही लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस। और रो नॉन है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, ठीक है।
स्टूडेंट्स यहां पर एक केस मैं आपके सामने रखता हूं, सपोज करो यहां पर लिक्विड है ऐसे, ठीक है, इस तरीके का एक लिक्विड है, और यहां पर स्टूडेंट्स मैंने एक स्फेरिकल बॉडी रख दी है जिसका इनिशियल वॉल्यूम आप मान लीजिए कि बी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड है ये हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड है, हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड, यानी जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी। अगर ये स्फेरिकल बॉडी है और इसका इनिशियल वॉल्यूम आप मान लीजिए कि V है, इनिशियल वॉल्यूम आप मान लीजिए कि V1 है, और फाइनल वॉल्यूम आप एज्यूम कर लीजिए कि V2 है। अब स्टूडेंट्स जब आप इसको हाई प्रेशराइज लिक्विड में इस स्फेरिकल बॉडी को रखोगे तो इस स्फेरिकल बॉडी के सभी पॉइंट पर फ्लूइड का फोर्स लगेगा। किसका फोर्स लगेगा? फ्लूइड का फोर्स लगेगा, और ग्रेविटी को आप यहां पे नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्टूडेंट्स क्या लगने वाला है? ईच एंड एवरी पॉइंट पर हाई प्रेशराइज लिक्विड फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से ये जो स्फेरिकल बॉडी है स्टूडेंट्स उसके डायमेंशन में कुछ चेंजेस आ जाएगी। और ये मान लेते हैं कि ये वाला जो शेप था वो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, और ये वाला जो शेप आया है हाई प्रेशराइज लिक्विड की वजह से फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। और स्टूडेंट्स ये जो है ये चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लीजिए एक टेनिस बॉल है और जो कि हॉलो है, उसको उठाकर आप हाई प्रेशराइज लिक्विड पे रख दो, यानी कि आप देखो उसको ऐसे जोर से दबा दो तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो चारों तरफ से या हर डायरेक्शन में एक जैसा नहीं दिखता। कब? जब उसको हम हाथ से प्रेस करते हैं, कि हम दो तरफ से दबाते हैं। लेकिन सपोज करो स्टूडेंट्स कि उसको आप ऑल डायरेक्शन से इक्वल फोर्स दो तो उसका ज्योमेट्रिकली जो शेप है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये पहले भी स्फेरिकल बॉडी थी, बाद में भी स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम आप मान लीजिए कि V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, है ना। तो आप लिखिए यहां पर फैन ए स्फेरिकल बॉडी पुट इन हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड, हाई प्रेशराइज्ड liquid, their volume, high pressurized liquid, its volume is change, its volume is decrease, decreases, क्योंकि चेंज में भी क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज्ड, बट they are geometrically shaped is same, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। बल्क मॉड्यूलस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो B इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को यहां पर मैंने डेल्टा P से रिप्रेजेंट किया है ना। हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब कि हाई प्रेशराइज लिक्विड, डेल्टा P जिसका प्रेशर है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि B इक्वल टू होगा यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन B। आप इस तरीके का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, गेमा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स गेमा इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी गेमा
डेल्टा टी इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं इक्वेशन वन में पुटअप करूं तो फॉर्मूला क्या बनता है, रो टी इक्वल टू रो नॉन वन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो स्टूडेंट्स देखिए, वेरिएशन इन डेंसिटी का एक और फॉर्मूला बन जाता है, रो टी माइनस रो नॉन ब्रैकेट वन माइनस चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। एक तो ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा एक फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स, रो टी इक्वल टू रो नॉन वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा वी अपॉन वी, इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन बी। ठीक है, डेल्टा पी जो कि हाई प्रेशराइज लिक्विड है, बी है बल्क मॉड्यूलस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इस तरीके का फॉर्मूला होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको डेंसिटी के इन दोनों फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, बहुत सारे एग्जांपल इनके बेस पर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से नोट करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ गैसेस की। देखो स्टूडेंट्स, गैसेस में भी क्या होता है कि जब आप गैस को हीट करते हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम में भी दोनों ही चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी आपको दो कोएफिशिएंट की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे स्टूडेंट्स, व्हेन गैस इज हीटेड, यहां पे ऐसे लिखिए, व्हेन गैसेस आर हीटेड, ठीक है, दे मे चेंज प्रेशर and volume both, so that there is two coefficient of expansion of gas, expansion of gas। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हम वॉल्यूम की। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और कहां पर बात हो रही है स्टूडेंट्स, गैस में। तो गेमा वी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, गेमा वी इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और ये चीज कब रखनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट करके, एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? और यहां से भी फाइनली आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि v इक्वल टू, मतलब vt लिख लीजिएगा इसको, vt इक्वल टू v नॉन वन प्लस गेमा v इंटू डेल्टा टी, और इस तरीके से फॉर्मूला आपको फाइनल वॉल्यूम का मिल जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रहे ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब कांस्टेंट प्रेशर हो। स्टूडेंट्स आपको पता है फॉर आइडियल गैस, फॉर ए आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की इक्वेशन तो आप लोगों को पता ही स्टूडेंट्स, P इंटू बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर यहां पर स्टूडेंट्स आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट, मैंने पहले ही कह दिया आपको, तो P डेल्टा V इक्वल टू एन आर इंटू डेल्टा टी, राइट, P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या इक्वेशन मिलेगी आपको, डेल्टा V अपॉन V एंड डेल्टा T अपॉन T। क्लियर? अब स्टूडेंट्स एक चीज तो यहां से क्लियर होती है कि डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो,
गेमा V इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा V अपॉन V के प्लेस पर आप यहां से देखिएगा इस फॉर्मूले से, तो डेल्टा टी यहां पर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो डेल्टा V अपॉन V के प्लेस पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, गेमा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गेमा V इक्वल टू होगा 1 अपॉन टी। इसका मतलब क्या हुआ, इन गैस, जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको सॉलिड में बताया था कि अल्फा, बीटा और गैमा दोनों तीनों की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेकिन गैस में जो गेमा की वैल्यू है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी होती रहती है। इन गैस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन is depend on temperature, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांसन की। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए मैं क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स, इजी है। प्रेशर, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिख लीजिए गेमा पी। तो गेमा पी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से पी टी पी नॉन। अच्छा, ये चीज का ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर में चेंजेस आएगा। Pt इक्वल टू पी नॉन, ठीक है, 1 प्लस गेमा P इंटू डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहां से आया, वो इस वाली इक्वेशन से आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे अच्छे से इसे भी नोट कर लीजिए और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी। हाँ, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपने स्टडी कर रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप ऐसे एज्यूम करो कि जो लेंथ है ना, एल नॉन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड टी नॉन इज टाइम पीरियड एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इस केस में जो ये कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, टी नॉन इक्वल टू 2 पाई रूट एल नॉन बाय जी। ध्यान से रीड करना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना कि इस केस में जो टी नॉन है वो टाइम पीरियड है, और इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इफ एल, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इफ एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट t डिग्री सेल्सियस एंड कैपिटल T इज टाइम पीरियड, सॉरी, पीरियड एट t डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स T इक्वल टू 2 पाई
रूट एल बाई जी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है L नॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू मैं यहां पर अगर पुटअप कर दूं इस जगह पे, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट एल ऑन बाई जी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई रूट एल ऑन बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1 बाय 2। स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो इस वाली वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स टी नॉन के साथ, और यहां पर होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1 बाय 2। देखो स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं टी अपॉन टी नॉन, और ये वाली जो वैल्यू है यानी कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1 बाई 2, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या मिलेगा आपको, टी अपॉन टी नॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट टी अपॉन टी नॉन माइनस 1 अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2। तो t माइनस टी नॉन अपॉन टी नॉन अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2। और स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं आप, इसको चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी अपॉन टी नॉन इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2, और चेंज इन डेल्टा टी मतलब अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2 इंटू टी नॉन। देखो स्टूडेंट्स इस डेल्टा टी से इस डेल्टा टी को आप कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है और ये डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड है। मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा टी है ना, डेल्टा कैपिटल टी क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा चेंज इन टाइम पीरियड का। क्या मिलेगा, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनिशियल टेम्परेचर या टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी नॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल जो पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपने इधर का नोट कर लिया होगा। चलिए थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना है यहां पे। इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज, अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दो स्टूडेंट्स, देन टाइम पीरियड इज इंक्रीज। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। रिलेशन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यहां पर कि क्या रिलेशन है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अगर यहां पर एल की वैल्यू इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स वॉच, जो आपकी वॉच है रन्स स्लो। अगर टाइम पीरियड बढ़ गया इसका मतलब कि आपकी जो वॉच है वो स्लो चल रही है ना। दैट मीन्स कि वॉच रन्स स्लो। सो हेयर, तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सो हेयर लॉस इन टाइम। इसका मतलब कि यहां पर टाइम का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, लॉस हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं ये कहूं कि इफ
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिक्रीज, अगर आप लेंथ डिक्रीज कर दो, स्ट्रिंग की लेंथ को आप स्टूडेंट्स डिक्रीज कर दो, देन टाइम पीरियड इज डिक्रीज, टाइम पीरियड इज डिक्रीज। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। जब टाइम पीरियड कम हो गया दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि वॉच रन्स फास्ट, वॉच कैसी चल रही है स्टूडेंट्स, फास्ट चल रही है। वॉच फास्ट चल रही तभी तो टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है। तो आप कह सकते हो यहां पे, सो हियर गेन इन टाइम, कि यहां पर टाइम गेन कर लिया गया है। तो बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो टाइम का लॉस होगा या टाइम गेन होगा। तो आपके सामने बता दिया मैंने, यहां पर टाइम इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो टाइम का लॉस हो रहा है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है दैट मींस कि टाइम गेन हो रहा है। टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ इसका मतलब कि वॉच फास्ट चल रही है, टाइम पीरियड बढ़ गया है इसका मतलब कि वॉच स्लो चल रही है। ठीक है, तो ये दो कंसेप्चुअल पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। और ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो इस रिलेशन के बेस पर बताई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि थर्मल एक्सपांशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही एक्सपांशन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स।